All right, so we are talking about Sir James Clerk Maxwell, and like I was saying, undoubtedly the most underrated physicist. क्योंकि इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया फिजिक्स में, दैट इज क्वाइट अ लॉट इन कंपैरिजन टू जितना इनको यू नो जितना इनको फेमस किया लोगों ने. So perhaps आज हम देखेंगे that why his name should have been a little more popular than what it is. बिकॉज अगर तुम देखोगे इस आई थिंक आज के लेक्चर के एंड में तुम देखोगे दैट विदाउट जेम्स मैक्सवेल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, आइंस्टाइन ने जो हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, आइंस्टाइन ने जो हमें लाइट के बारे में कितना कुछ बताया, ऑल दोस थिंग्स कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, सो बेसिकली इनको नोबेल प्राइज मिला. नोबेल प्राइज मिलना फिजिक्स में बहुत बड़ी बात है. इनको नोबेल प्राइज मिला, और वो नोबेल प्राइज इनको किस लिए मिला? इन्होंने बेसिकली 4 इक्वेशंस दी. These are the 4 equations. इन्होंने बोला, इसको इन्होंने बोला Maxwell's equations. This was equation number 1, this is equation number 2, equation number 3 and equation number 4. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, जो पहली इक्वेशन है, this is what? Closed integral of E dot dA is equal to Q by epsilon naught. ये तो गॉस लॉ है ना, तो ये तो इनको हुई नहीं. ठीक है, गॉस ने पहले ही बता रखा था ये वाली चीज. गॉस ने प्रिसाइजली इसको बोला था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. दिस वाज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका पूरा नाम ये था, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसको तुम ये भी लिख सकते हो, दिस इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. लेकिन ये तो गॉस ने पहले बता ही रखा है ना, इसमें कुछ नया तो किया नहीं है यहाँ पे मैक्सवेल ने. चलो चलो ठीक है, ठीक है, एक एक लॉ कॉपी कर लिया कहीं से, बाकी 3 लॉ इन्होंने खुद दिए होंगे अपने. दूसरा इनका लॉ था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट dA इज इक्वल टू 0. ओ ओ ओ, ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन गॉस ने 2 लॉज दिए थे, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ गॉस. और इन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया, वो जो लॉ था इसको यहाँ पे उठा के रख दिया. और वो एग्जैक्टली ये लॉ है क्या? लेट्स टॉक अबाउट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. इन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, रिमेंबर, उसके अंदर मान लो कोई चार्ज पड़ा है मेरे पास, प्लस क्यू चार्ज, तो हम बोलते हैं कि यार इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से the flux coming out of this closed surface would be equal to closed integral of E dot dA, and this flux would be equal to charge upon epsilon naught. This is what Gauss law was. और ये इन्होंने भी अपनी लॉज में बोल दिया. इन्होंने बोला मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA is equal to Q by epsilon naught. इसमें तो कुछ नया है नहीं. फिर गॉस ने एक और चीज बताई थी. गॉस ने हमें बोला कि अगर तुम्हारे पास वैसा ही एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, 3D में एक तुम्हारे पास क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर अगर तुमने चार्ज की जगह पे एक मैग्नेट रख दिया, मान लो इसके अंदर अगर तुमने एक मैग्नेट रख दिया, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस वुड बी इक्वल टू 0. और ये 0 क्यों है? क्योंकि हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है भाई, monopoles cannot exist for magnets. This is the north pole, this is the south pole. इसको तुम तोड़ के अंदर नहीं रख सकते. तो अंदर तुम जितने भी मैग्नेट रखोगे, मान लो मैंने एक ये मैग्नेट रख दिया, ये मैग्नेट रख दिया, ये मैग्नेट रख दिया, ये मैग्नेट रख दिया, जो भी मैंने अंदर मैग्नेट्स रखे सबके अंदर होगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग ना. अगर ये वाला मैग्नेट जो अंदर पड़ा है इसको मैं तोड़ भी दूं तो इसका भी नॉर्थ साउथ अलग अलग बन जाएगा. So the magnetic field lines जो इसमें से निकलेंगी, वही magnetic field lines will enter into this. So basically the net flux coming out of a closed surface जिसके अंदर हमने कोई magnet रख रखा है, this net flux coming out of the surface would be equal to 0. लेकिन ये भी गॉस ने बोला था, इसको भी गॉस ने बोला था, और बेसिकली मैक्सवेल ने ये वाली इक्वेशन भी कॉपी कर ली. द थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, चलो मान लेते हैं, ठीक है, 50% कॉपी किया होगा लेकिन 50% खुद से लिखा होगा आपने. सो द थर्ड इक्वेशन is integral of E dot dl is equal to
Negative of rate of change of magnetic flux. Oh, negative of rate of change of magnetic flux. कुछ याद आ रहा है? Negative of rate of change of magnetic flux. Whenever you have two coils and current is flowing in one coil, then current is also induced in the second coil. और ऐसा क्यों होता है? Because of Faraday's first law. According to Faraday's first law, an EMF is induced when the flux related to this coil changes. और इसके आगे हम लगाते हैं नेगेटिव साइन. So negative of rate of change of magnetic flux is equal to EMF. और EMF को ही अलग तरीके से लिखने का ये वर्जन होता है इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl. ये कैसे आया? बिकॉज EMF is basically ये जो होता है ना इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, this is basically change in potential is equal to closed integral of E dot dl. तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, this is basically Faraday's laws. Faraday's की तीनों इक्वेशंस को मिला के अगर तुम लिखोगे, so this is basically Faraday's law of, चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दो कॉइल्स हैं, एक में से करंट गया, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ. और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. This is electromagnetic induction and the laws of electromagnetic induction were given by Faraday. Yeah. Okay. 75% is copied. Let's check. क्या पता लास्ट लॉ में कुछ इन्होंने अलग सा लिखा हो अपने बारे में. So the last law is integral of B dot dl is equal to mu naught I. सुना हुआ है ना? Integral of B dot dl is equal to mu naught I. This is what we call as Ampere circuit's law. Whenever there is a current which is flowing, because of that there will be a magnetic field which will be induced. पहले था, सबसे पहले हमारे पास था बायट-सैवर्ट्स लॉ. बायट-सैवर्ट लॉ ने बताया कि भाई अगर करंट फ्लो कर रहा है तार में से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. उसी को बहुत ही रिफाइंड वे था लिखने का, एम्पेयर सर्किट्स लॉ, दैट वाज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I. तो ये भी कॉपीड है यार. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली ये कुछ सिंबल्स ऐड किए हैं जो मेरे को बिल्कुल अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहे, लेकिन इन सिंबल्स की वजह से दिस गाय वाज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन 1860s, 1865 और समथिंग. इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, लेकिन तुम ध्यान से देखो यार, गॉस को नहीं मिला, उसने दो लॉज लिखे. फैराडे को नहीं मिला, उसने भी कुछ ना कुछ लिखा. एम्पेयर सर्किट को नहीं मिला, है ना? एम्पेयर को नहीं मिला, उसने भी. इन लोगों ने तो सबसे पहले किया था ना, इन्होंने तो इन्वेंशन की थी, इन्होंने तो बेसिकली डिस्कवर की थी वो चीज. देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, इसने तो जस्ट मॉडिफिकेशन किया थोड़ी सी. और जब इनको नोबेल प्राइज मिला, ये सारे लोग जिंदा थे. तो अगर तुम लॉजिकली सोच के देखो तो पहले इन सब को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी ना. लेकिन नोबेल प्राइज मिला सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को, बिकॉज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की कि why this person is so important. So chapter number 1 to chapter number 5 हमने दो चीजों की बात की है. पहली चीज थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने दो ही तरह के फील्ड की बात की, बाकी सारे फील्ड, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, विंग, वो सारा +1 में आ गया था. ठीक है. सो एक था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द अदर वाज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात की है. और इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली शुरुआत कहां से हुई? इफ यू थिंक ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ था आई थिंक 6th-7th क्लास में. देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड comb and paper. You rub your comb over a surface and उससे the comb will start attracting some bits of paper. यही था ना. बेसिकली हुआ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था.
कॉम्ब के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था। हुआ क्यों था? क्योंकि देयर वाज सम ट्रांसफर ऑफ चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? चार्ज ले आओ कहीं ना कहीं से। मैं तुम्हें कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट दे दूं, इसके ऊपर अगर मैं तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रख के दे दूं, ये करंट मारना स्टार्ट कर देगा। और अगर मान लो मैं तुम्हें दो चार्ज पार्टिकल्स दे दूं, तो वो आपस में अट्रैक्ट रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का तरीका मैटर से। क्योंकि सीधा सीधा तुम्हारे सामने मैटर है, तुम्हें दिख रहा है कॉम्ब है, ये है पेपर। मैटर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का तरीका क्या है? तुम चार्ज क्रिएट कर लो किसी चीज पे। दिस वॉज द सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये 6th-7th क्लास में हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी थी। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या था? जो हमने देखा था कि यार कुछ शेफर्ड्स थे, वो पहाड़ पे जा रहे थे और उनके वो आयरन के शूज थे, और पहाड़ पे जाते जाते उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी जगहें आ रही हैं जहां पे उनके जो शूज हैं वो नीचे अट्रैक्ट हो रहे हैं जमीन की तरफ। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो कि आपस में एक दूसरे को खींचती हैं। फिर उसको हमने बोलना स्टार्ट किया, दीज आर कॉल्ड मैग्नेट्स। फिर एक चाइना का राजा था जिसकी जब लड़ाई हुई दूसरे देश के साथ, तो उसने क्या किया, हर जगह पे फॉग ही फॉग था, तो उसको डायरेक्शन पता चल नहीं रही थी। उन दिनों में मैग्नेटिक कंपास होते नहीं थे, तो उन्होंने अपने रथ के सामने एक झंडा लगा लिया और झंडे के आगे एक छोटा सा मैग्नेट लगा लिया और मैग्नेट को ऐसे हैंग कर दिया। और मैग्नेट वो घूम जाता था नॉर्थ साउथ पोजीशन में, तो उनको पता चलता रहा कि भाई दुश्मन देश की सेना कहाँ पे है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अगर तुमने मैटर से क्रिएट करना है, मतलब तुम्हारे पास मैटर होना चाहिए, तुम्हारे पास सामने होना चाहिए एक मैग्नेट, उससे तुम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो। एंड द सिंपलेस्ट वेज यू कैन यूज मैग्नेट्स। मैटर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का एक और तरीका है, अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर चार्ज मूव कर रहा है, दैट मूविंग चार्ज आल्सो क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने पढ़ा था एम्पेयर सर्किट लॉ में। फिर ये मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हमने और थोड़ा सा रिफाइन करके बोल दिया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ऑल दीज थिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ। अगर तुम्हें लिखना है, दिस इज B डॉट dl is equal to mu naught into I. So moving charge can produce magnetic field. ये हो गया मैटर से, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है और चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। दीज आर द सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स। लेकिन इन दोनों एग्जांपल्स में यू सी मैटर की इन्वॉल्वमेंट है। अगर तुम देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने का एक और तरीका हमारे पास होता है जिसमें तुम्हें मैटर नहीं चाहिए, तुम जस्ट स्पेस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर सकते हो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी चार्ज। बिना चार्ज की इन्वॉल्वमेंट के अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होता है? यू हैव दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? तुम्हारे पास दो कॉइल्स हैं, एक में से तुम करंट फ्लो करो, उसकी वजह से दूसरे में से एक ईएमएफ जनरेट होगा, उस ईएमएफ की वजह से एक करंट जनरेट होगा, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डीडीटी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहां तक डिस्कवरी हो रखी थी टिल 1860s। ये जो पहली चीज थी कि चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इसके बारे में जो ज्यादा स्टडी थी और जो हमें लॉज दिए, इट वाज गिवन बाय गॉस। गॉस लॉ ने हमें बताया दैट इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेट के बारे में जो हमें बताया दैट मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ऑल दीज थिंग्स वर गिवन बाय एम्पेयर सर्किट लॉ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, दैट वी कैन जनरेट सम इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद दिस कॉइल। दिस वाज गिवन टू अस बाय फैराडे। तुम ध्यान से देखो, एक चीज बच गई है हमारे पास।
और वो चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी जिसके बारे में हमें बताया सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, कि जिस तरीके से तुमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके एक ईएमएफ इंड्यूस कर ली, उसी तरीके से इन्होंने सोचना स्टार्ट किया क्या इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है। क्या मैं किसी चीज के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, किसी चीज के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, उसको मैं चेंज करके क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता हूं? एंड दिस इज व्हाट दिस गाय डिड. दिस वाज डन बाय सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. और इसके लिए मिला इनको नोबेल प्राइज. वन वाज, एक तो इन्होंने हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एक नए तरह के करंट से, जिसको हमने उसके बाद बोलना स्टार्ट किया, दिस वाज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में से कट चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन इसकी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना फील नहीं आएगी तुम्हें. सबसे पहले तो इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया डिस्प्लेसमेंट करंट से, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बताई, इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी 4 ही लेग्स हो सकती है. मैथमेटिक्स में होता है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन. अगर मैं तुम्हें 2 टॉर्च लाइट दे दूं, इसमें से तुम टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 4. 0 0 0 1 1 0 1 1. इन्होंने बोला कि तुम्हारे पास 2 ही तरह के फील्ड्स पॉसिबल थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. उसमें से 4 ही लेग्स पॉसिबल थी. पहली, दूसरी और तीसरी के बारे में ऑलरेडी रिसर्चेस हो रखी हैं, और जो चौथी लेग है उसके बारे में अब मैं तुम्हें बता रहा हूं. That you can also generate a magnetic field by changing the electric flux associated with any physical space. ठीक है, यहां पे तुम्हें मैटर की जरूरत नहीं है, तुम खाली स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो by changing the electric flux associated with that space. And with this, ये 4 इक्वेशंस देने के बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने डिक्लेयर किया that now this is the end. यहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म होता है. उन्होंने ये इक्वेशंस देने के बाद डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म होता है और इसके बाद और कोई रिसर्च हो नहीं सकती है, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम कर सकते थे, जो भी हमारे पास परमुटेशंस बन रहे थे, वो सारे के सारे हमने डिस्कवर कर लिए, और इसके बाद कोई स्कोप नहीं बचता. एंड दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एंड फॉर ऑल दीज थियरीज ही वाज awarded with a Nobel Prize in 1860s और I think 1865 के आसपास. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं यार. अभी भी ना उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही कि इसने किया क्या है एग्जैक्टली. मतलब मतलब हुआ क्या, मतलब इन लोगों ने तो बढ़िया हमें इक्वेशंस वगैरह दी हैं, E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा किया क्या जो कि हम इतना ज्यादा इनके बारे में बात कर रहे हैं. सो what exactly this guy did was, सबसे पहले तो यार इनके दिमाग में एक थॉट आया कि अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दूं किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से आई कैन इंड्यूस एन ईएमएफ, जिसकी वजह से आई कैन इंड्यूस एन करंट. तो इन्होंने सोचा क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है? क्या मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता हूं? तो इन्होंने वो चीज करने की ट्राई की. सो इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसकी. सो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया इन्होंने, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स. ही कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज. ये है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करना है, और उसकी वजह से वी वांट टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड. सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ना मैटर से बाहर जाना चाह रहे थे. सो ही डजंट वांट, क्योंकि एक चीज की तो डिस्कवरी हो ही रखी है कि अगर तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो ही जाएगा. राइट हैंड थंब रूल. तुम अंगूठा ऊपर रखो और फिंगर्स आर गोइंग इनटू द पेपर, ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं.
तो इनका इंटरेस्ट तुम देखो ना इस एरिया में थोड़ा कम था, जहां पे ये वायर्स जा रही हैं, बैटरी लगी है, इन जगहों पे इनका इंटरेस्ट थोड़ा कम था. ही वॉज एंटायरली बेसिकली फोकसिंग ऑन इन दिस इन बिटवीन एरिया, जहां पे स्पेस है. वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को किसी तरीके से इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे. एंड यू नो व्हाट, ही वेंट रियली हार्डकोर. उन्होंने क्या किया, इसको ना बंद कर दिया, वैक्यूम लगा दिया इसके आसपास, इसको बंद करके यहां से सारी हवा निकाल दी. वो बोले कि यार अब तो इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता, अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकता हूँ. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक रख दी मैग्नेटिक कंपस. मैग्नेटिक कंपस को रख के उन्होंने पंगे लेने स्टार्ट किए कि हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे. सो द कंक्लूजन ऑफ दैट वाज, जो उन्होंने फाइनली किया, सबसे पहले तो मान लो यहाँ पे हमने ऑन कर दिया इस बटन को, ठीक है, यहाँ पे की है, हमने उसको ऑन कर दिया, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. एंड यू नो द चार्ज डेंसिटी सिग्मा वुड बी इक्वल टू Q अपॉन एरिया. ओके. एंड तुम्हें ये भी पता है कि अगर एक पैरेलल प्लेट हो तो यहाँ पे अंदर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एट एनी पॉइंट इनसाइड द प्लेट्स, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. एक काम करते हैं, सिग्मा की वैल्यू हम ऊपर से उठा लेते हैं. सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. यू कैन ऑल्सो से दिस इज Q over A एप्सिलॉन नॉट. तो क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज ऑन द प्लेट की बात कर रहे हैं, you know in a capacitor charge on the plate is given by CV. In a parallel plate capacitor charge is given by CV. तो क्या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी, this electric field will be equal to CV by A epsilon naught. और अगर तुम ध्यान से सोच के देखो, अगर हमने एक एसी सोर्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, अभी बटन इसका बंद है, हमने इसका अगर एसी सोर्स यहाँ पे लगा दिया, सो द की इज क्लोज्ड राइट नाउ, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अंदर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी या फिर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, उसमें C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो कि चेंज नहीं हो सकता, ये फैक्ट्री में फिक्स हो जाता है, हमने पहले इसकी बात कर रखी है. C नहीं चेंज हो सकता. एरिया इज द एरिया ऑफ द कैपेसिटर, ये भी कभी चेंज नहीं हो सकता. एप्सिलॉन नॉट भी कभी चेंज नहीं हो सकता. So can we say the electric field that will be generated is directly proportional to, यहाँ पे हम कितनी वोल्टेज देंगे, और ये वोल्टेज जो है वो हमने एसी लगा रखी है, मतलब ये कभी यहाँ से 10 वोल्ट जाएगी, कभी 20 जाएगी, कभी 230 जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इस फॉर्मूला के हिसाब से योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन कि कितनी वोल्टेज आ रही है एसी में से. और अगर हमने एसी वोल्टेज लगा रखी है तो एसी वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी, और एसी वोल्टेज फ्लक्चुएट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगी. तो बेसिकली जो उनके दिमाग में चल रहा था कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्चुएट करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है या नहीं, उसका उन्होंने थ्योरेटिकली एक पेपर के पे ये चीज बना ली कि भाई इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्चुएट करवा सकते हैं. एंड फाइनली व्हेन ही डिड द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इस तरीके से एसी सोर्स लगाया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्चुएट करवाया, और जो उन्होंने देखा, जो मैग्नेटिक नीडल थी यहाँ पे, इट डिफ्लेक्टेड. इस अरेंजमेंट को करने के बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन आ गई. दैट मींस इस अरेंजमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक field was generated, जिसकी वजह से there is a fluctuation in the, there is a deflection in the needle of the compass. मतलब जो चौथे पिलर की वो बात कर रहे थे कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है या नहीं, उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंटल हमको प्रूव करके दिया दैट यस, दिस इज पॉसिबल.
अब अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। ये चीज जो है ना, ये जो इन्होंने अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड बाय एम्पेयर सर्किट लॉ। एम्पेयर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमको बोला था दैट बी डॉट डीएल, कि अगर तुम्हें कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यू हैव टू पास अ करंट इन अ वायर। मैग्नेटिक फील्ड को पाने के लिए तुम्हें किसी वायर में से करंट पास करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे हम जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक कंपास को हमने यहां नहीं रखा। अगर ये मैग्नेटिक कंपास को मैक्सवेल ने यहां पे रखा होता तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। ये एम्पेयर सर्किट ने भी बता दिया था कि यार इसमें से करंट कुछ ना कुछ फ्लो तो कर रहा है। क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो तुम यहाँ पे एक लूप लगा दो, इस करंट के आसपास एक लूप लगा दो, तो इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। बिकॉज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन मैक्सवेल ने बोला कि यार तुम ये जो लूप लगा रहे हो ना, यहां पे लगा दो हवा में। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई करंट वारंट कुछ फ्लो नहीं कर रहा। तुमने हवा में एक लूप लगा दिया, उसमें से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगी, तब हमने माना कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मतलब कि जो एम्पेयर सर्किट लॉ था, उसमें सिर्फ हम बात कर रहे थे इस करंट की, जो करंट फ्लो करता है वायर में से, और इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। इसके आगे मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, सी। कंडक्शन करंट इज द करंट which is basically happening because of the flow of electrons. तो जो इक्वेशन एम्पेयर सर्किट लॉ ने दी थी, एम्पेयर सर्किट लॉ ने हमें सिर्फ इतनी सी चीज बताई थी, दिस वाज एम्पेयर सर्किट लॉ। लेकिन मैक्सवेल ने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। ठीक है, इसको एक बार मत देखो, इसको एक बार छोड़ देते हैं हम। सो मैक्सवेल ने इस लॉ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और उन्होंने बोला दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय अ करंट, और उस करंट को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय अ करंट, और यहां पे जो आई था ना, जो एम्पेयर सर्किट ने जस्ट आई लिखा था, इन्होंने इस आई को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। इन्होंने बोला आईसी प्लस आईडी। वो बोले ये आईसी वाला करंट जो एम्पेयर ने दिया था, दिस इज द कन्वेंशनल करंट और द कंडक्शन करंट। और एक आईडी वाला करंट जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड फॉर दिस ही वाज गिवन द नोबेल प्राइज। उन जो नई चीज थी ना, उनकी जो इक्वेशंस में जो नई चीज है वो सिर्फ ये है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, थोड़ा सा फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे ये सिलेबस में है नहीं तुम्हारे, लेकिन मैं जल्दी से लिख के दे रहा हूं तुम्हें। सो तुम पूछा नहीं जाएगा कभी। सो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई कन्वेंशनल प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से तुम लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट इंटू आई डी। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला कैसे बन गया? ये फॉर्मूला हमारा बन गया बिकॉज ही सेड दैट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार तुम जस्ट फॉर्मूला नोट कर लो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो तुम्हारा फाइनल मैक्सवेल इक्वेशन की जो फाइनल इक्वेशन बन गई, उन्होंने एम्पेयर सर्किट लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक तो इसकी वजह से इस तरह से जनरेट होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड दिस वाज द मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ, जिसको उन्होंने अपनी फोर्थ इक्वेशन बोला। ओके,
So what's so special about this? So one of the special things is इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी वैक्यूम के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि इनकी रिसर्च के बाद ही आइंस्टाइन वाज एबल टू वर्क मोर ऑन लाइट। तो मैं एक बात बताऊं, जो लाइट में जो मेन डेवलपमेंट्स हुई है ना, अगर तुम लाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, यू विल सी लाइट के बारे में जो हमने 1860 से लेके 1900, मतलब कि सिर्फ 40 साल में, इन 40 सालों में जो हमने लाइट के बारे में पता कर लिया, वो हम पिछले 400 साल में नहीं पता कर पाए। ठीक है, 1400 से लेके फ्रॉम 1400 टू 1800 हम लाइट के बारे में कुछ नहीं पता कर रहे। इवन दो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो लाइट के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तुम्हारे all those Huygens and all, chemistry वाले लोग, Huygens principle, and even Isaac Newton, he was in 1500 something, वो यूएस सॉरी यूके में वो अपनी लाइट के ऊपर स्टडी कर रहे थे। एंड ऑल्सो आइंस्टाइन, ही वाज स्टडीइंग ऑन इट, एंड ऑल्सो द गाय रे ऑप्टिक्स में जो हमने पढ़ा था, यंग्स। तो ये बहुत ही मतलब हार्डकोर लाइट के पीछे पड़े थे, लेकिन ये लाइट के बारे में कुछ खास पता कर नहीं पा रहे थे। लेकिन लाइट के बारे में इन्हें समझ आना स्टार्ट हुआ ओनली आफ्टर 1860s, जब 1860s में मैक्सवेल ने ये प्रूव कर दिया कि भाई वैक्यूम के अंदर भी मैं एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता हूं। उन्होंने वैक्यूम के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करके दिखाया। उन्होंने बोला कि अगर मैं इस प्लेट्स को पूरा चैम्बर के अंदर एनक्लोज कर दूं, एनक्लोज करने के बाद भी तुम देखो यहाँ पे दो तरह के एनर्जीज हैं। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एसोसिएटेड, दैट इज क्रिएटेड। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि हमने वैक्यूम के अंदर एनर्जी क्रिएट कर दिया। सो बेसिकली ही गेव अस एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अभी भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि यार ये कॉम्बिनेशन भी शायद हमने पहले पढ़ा है। हमने कुछ क्वेश्चंस किए वेलोसिटी सेलेक्टर वाले, जिसमें एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होती है, दूसरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही होती है। जो वेलोसिटी दोनों को बैलेंस कर देती है वो सीधा निकल जाती है, बाकी कुछ ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमने शायद पहले देखा हुआ है, लेकिन इसमें जो स्पेशल चीज है ना, इन्होंने ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें द स्पेशल थिंग इज दीज टू फील्ड्स आर इनसेपरेबल। इसमें तुम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग नहीं कर सकते। मान लो मैंने एक चार्ज रख दिया Q और एक मैग्नेट रख दिया नॉर्थ साउथ, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन आपस में इनका कुछ रिलेशनशिप है नहीं, है ना। तुम अगर मैग्नेट को उठा के कहीं पे और रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चला गया, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया तुम्हारे पास। अगर तुमने चार्ज उठा के रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। लेकिन ये जो हमने अरेंजमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इनसेपरेबल, एंड द एनर्जी that is created can also be created in vacuum। पिछले 400 सालों में इन बड़े बड़े लोगों को लाइट के बारे में कुछ भी क्यों नहीं समझ में आ रहा था? बिकॉज द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम सन। भाई तुम धूप में खड़े हो जाओ, यू कैन फील द हीट, है ना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, मान लो तुम मेरे सामने खड़े हो, मैंने कुछ बोला, तो तुम्हें वो सुन जाएगा बड़े आराम से। तुम इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि यार तुमने बोला तो तुम्हारे ईयर ड्रम्स, तुमने वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट किया, तो वो जो साउंड वेव थी उसने हवा को धक्का मारा और वो हवा पे ऐसे ट्रेवल करके हमारे ईयर ड्रम्स तक पड़ी। दैट इज हाउ यू लिसन टू समथिंग। इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन लाइट, रास्ते में क्या है? वैक्यूम। रास्ते में वैक्यूम है। सो अगर सन के पास एनर्जी है, ठीक है भाई, सन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वहां से लाइट वेव्स निकलना स्टार्ट कर रही हैं, लेकिन आएंगी कैसे? हाउ विल द लाइट वेव्स रीच टू एनी प्लैनेट फॉर दैट मैटर? बिकॉज रास्ते में तो वैक्यूम है ना, तो ये पूरी की पूरी चीज ट्रेवल कैसे करेगी? और इसी चक्कर में ये सारे लोग लाइट के बारे में बस सोचते रहे और इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहला क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया कि लाइट यहां तक पहुंची कैसे रही है। सन से लेके अर्थ तक बीच में पूरा का पूरा वैक्यूम भर रखा है, वहां से लाइट यहां तक पहुंची कैसे रही है? एंड देन दिस गाय आंसर्ड दैट लाइट
is an electromagnetic wave. पहली बार लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलने वाले जो साइंटिस्ट थे, दैट वाज सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने बोला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इन्होंने हमें फंडामेंटल्स बताए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली ट्रेवल कैसे करती है। इवन इफ देयर इज नो मीडियम, अगर तुम इसको एनक्लोज करके यहां से पूरी की पूरी हवा बाहर निकाल लो, उस वैक्यूम के अंदर भी यू कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस वैक्यूम के अंदर भी यू कैन क्रिएट अ बंडल ऑफ एनर्जी। एंड दिस is what we are going to study in this chapter. ठीक है, अगली 3-4 क्लासेस में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। राइट, जस्ट टू ब्रीफली रिवाइज, हमने क्या किया? So we started with the 4 equations of James Clerk Maxwell. इसमें अगर तुम देखोगे, बहुत सारी equations are a repetition of what other scientists have already said. For example, the first equation was about इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, तो ये हमें बता रहे थे। ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन was about Gauss law of electrostatics, and the second equation was about the Gauss law of magnetism, and the third equation is Faraday's law of electromagnetism, and the final equation is Ampere circuit law। और इस final equation में इन्होंने अपना ये वाला एक करंट इसमें ऐड कर दिया जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी इन्होंने हमें दिया। द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इज, सो डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जब ये सिलेबस में होता था उस टाइम पे इसकी प्रॉपर डेरिवेशन थी, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसका जस्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So finally my Ampere circuit law becomes mu naught into कन्वेंशनल करंट के साथ एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी नया ऐड हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है अंदर, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर, बिना कोई वायरिंग के, वायर वगैरह नहीं है कुछ। और तुम अगर बहुत ही मतलब फिजिक्स में पीएचडी वगैरह करने जाओगे ना, वहां पे जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की कोई चीज होती नहीं है। इसको हम बोल देते हैं करंट क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको समझने के लिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। अदरवाइज ये करंट जैसा कुछ है नहीं है, क्योंकि तुम सोच के देखो, कोई तार वार तो है नहीं है यहाँ पे, कॉपर की कुछ वायर है नहीं है, खाली जगह है। और खाली जगह पे क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ली, तो उसको समझने के लिए जो सबसे आसान शब्द हमें मिला, हमें लगा कि इसको करंट बोलना चाहिए, और इसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। So this was the basics of electromagnetic induction। आज हमने just introduction की है कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। So कल की क्लास में we would be starting with the second class, जिसमें we'll be studying about properties of electromagnetic waves। फिर उसके बाद perhaps हम 2 से 3 क्लासेस और करेंगे, and that would be the end of this chapter। All right, thank you very much for joining everybody, and I'll see you tomorrow same time 7:30।